अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। देखिए, सच ये है, सारे लोग ये जानते हैं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त रियासती सतून है वो 3 नहीं है, 4 है। वैसे तो एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी कहा जाता है, लेकिन अब मीडिया भी चौथा सतून हो गया है। ये रियासत के 4 अहम तरीन सतून हैं, लेकिन इसके साथ साथ चंद अहम रियासती इदारे हैं। उनमें एक अफवाज पाकिस्तान है और एक जो है वो इलेक्शन कमीशन है। ये 2 बड़े रियासती इदारे हैं और इसके अलावा नैब के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी एक बहुत अहम रियासती इदारा है। इसके अलावा भी और हैं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी आता है और दूसरे भी आते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अफवाज पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन की अहमियत है। तो एक तरफ रियासत के 4 सतून, पार्लियामेंट, जुडिशरी, आपके इंतज़ामिया यानी एग्जेक्टिव और आपके मीडिया को भी शामिल किया। आज आप ये देखें कि मौजूदा 3 साल में ये जो 4 सतून है, इमरान खान साहब ने इन 4 सतून को खा लिया है। खा लिया से मुराद ये है कि शदीद नुकसान पहुंचा दिया है। पार्लियामेंट देखें, पार्लियामेंट को तो वो पहले भी कहते थे कि ये जगह डाकुओं चोरों की है, इसको बंद हो जाना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत में आए और उन्होंने उसको तकरीबन नाअहल कर दिया है, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई अहम चीज़ तो जाती नहीं है, कोई डिस्कशन तो होता नहीं। हाँ, पार्लियामेंट की उस वक्त जब ज़रूरत होती है, जब वो अपने कुछ काम करने होते हैं, तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुला लेते हैं और पार्लियामेंट वालों को बुला लेते हैं, वरना पार्लियामेंट में कहाँ आवाम के हवाले से कानून साजी हो रही है, बताइए। देखिए, तो पार्लियामेंट को तो इमरान खान साहब ख़त्म कर चुके हैं, तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। इसलिए पार्लिमानी जो जमात हैं वो अब रोडों पे आ गई है। दूसरा आता है आपका एग्जेक्टिव, जिस पे वो बैठे हुए हैं, यानी वज़ीर आज़म की हैसियत से इंतज़ामिया। आप देख लें उनके फ़ैसले, कैसे फ़ैसले वो कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल है, इंतज़ामिया क्या हाल है, कितना एतमाद है, कितने लोग काम कर पा रहे हैं। किसी को इस बात का एहसास ही नहीं है कि आज उनको लगाया जाता है तो कल उनकी छुट्टी हो जाएगी। गोया एग्जेक्टिव की जो इख्तियारात हैं, एक तरफ उन इख्तियारात का वो नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरिट पे अपॉइंटमेंट, मेरिट पे फैसले, मेरिट पे लोगों को लगाने के बजाय वो मनपसंद लोगों को, दबाव के तहत लोगों को और गलत लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, सिर्फ अपने मफादात के लिए। एक तरफ ये हो रहा है। दूसरी तरफ जो है एग्जेक्टिव का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जो है वो इंतकाम लिया जा रहा है, चाहे वो इंतकाम आपके मीडिया से हो, चाहे वो इंतकाम अपोजिशन से हो, चाहे इंतकाम मुखालिफिन से हो। तो ये जो दूसरा सतून है एग्जेक्टिव, उसको तो उन्होंने तबाह कर दिया। तीसरा जो सतून है रियासत का, वो जुडिशरी। आज देख लें जुडिशरी का क्या हाल है। कल वो चौधरी इफ्तिखार को कहते थे कि इससे हम तुम्हारे साथ हैं, फिर चौधरी इफ्तिखार ने कहीं उनके मफादात को ठेस पहुंचा दिया तो उन्होंने चौधरी इफ्तिखार की बैंड बजा दी। तसद्दुक जिलानी, एक तरफ उसको उन्होंने अजीम कहा, और जब तसद्दुक जिलानी उनके बताए हुए, उनके कहे हुए, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया तो तसद्दुक जिलानी गलत हो गए। आज जुडिशरी में अगर फैसला उनके हक़ में आता है तो वो जुडिशरी की वो तारीफ़ करते हैं, और जुडिशरी अगर उनके हक़ में फ़ैसला नहीं करती है तो जुडिशरी के वो बैंड बजा देते हैं। तो इस वक्त जो तीसरा सतून है इस मुल्क का, जुडिशरी, वो तकसीम हो चुकी है। देखें इस वक्त किस किस्म की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर जजेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जा रहे हैं, कौन कौन से केसेस लाए जा रहे हैं, किस तरह जजेस की अपॉइंटमेंट की जा रही है। आपके पूरी वकला बरादरी जो है वो बाहर निकल आई है इस जुडिशरी को फिर से एक दफ़ा बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस मौजूदा दौर में इमरान खान साहब की। तो तीसरा रियासती इदारा जो है इन्होंने उसको भी तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। चौथा रियासती इदारा मीडिया है। उस मीडिया जिसके बारे में ये कहते थे कि मैंने इसे, यानी इसने उन्हें क्रिएट किया है, वज़ीर आज़म बनाया, मीडिया ना होता तो ये होता। तो मीडिया जिस हाल में था उस हाल में ही तो आपको वज़ीर आज़म लाया ना।
मीडिया जितना आज़ाद था, उस आज़ादी की बुनियाद पे तो आप वज़ीर आज़म बने, आपकी पार्टी आगे चली है, खुद आप मानते हैं। तो आज मीडिया में ऐसी क्या चेंजिंग आ गई कि आप मीडिया का तो गला दबा चुके हैं, मज़ीद उसको एक बिल लाकर मज़ीद उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, मज़ीद उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मुकम्मल तौर पर आप मीडिया के गले में जो है वो अपना अंगूठा दबा कर, उसकी चीखें निकाल कर उससे वो काम लेना चाहते हैं जो आपके मफादात के। तो गोया 4 जो अहम तरीन जो रियासती सतून है वो तो मुल्क का तबाह हो गया। देखिए एक बात याद रखिए, किसी मुल्क को तबाह करना हो तो मईशत को तबाह कर दो या इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस ले आओ। आज वो दोनों चीज़ें हो गई। आज मौजूदा पीटीआई की हुकूमत, इमरान खान साहब ने मौशी तबाही कहाँ पहुँचा दी। आप देखें कितने लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, कि किस तरह की इन्फ्लेशन है, किस तरह डॉलर ऊपर जा चुका है, किस तरह महंगाई ऊपर आ चुकी है, किस तरह लोग ख़ुदकुशी से मर रहे हैं, किस तरीके से गुर्बत है। इसको मैं बार बार बयान करता हूँ, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो मौशी तबाही, मौशी इदारे आपने IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB के हवाले कर दिया है, और वो पाकिस्तान को उस जगह पे ले आए जहां पर पाकिस्तान किसी भी वक्त, एक्सटर्नल डेट देख लें, $122 बिलियन हो गया। कहाँ पहुंचा दिया आपने, कितना कर्ज ले लिया सिर्फ 3 साल में, और वो पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। देखिए वो कर्ज लेते थे तो कुछ बनाते थे ना, इतने बड़े बड़े मोटरवे बन गए, इतने बड़े बड़े थर्मल स्टेशन बन गए, 12,000 आपके मेगावाट हो गई, आज उसका फ़ायदा उठा रहा है। LNG ला गई थी। आप उन कर्जों का जो इनसे भी कहीं ज़्यादा ले रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं बताइए ना। आपको तो वैक्सीन की 12 खरब रुपए की जो है वो जवाब आप नहीं दे पाते हैं। एक चीज़, चले मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि रियासती इदारे तबाह हैं। और उसके बाद सेकंड चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस किसी मुल्क का हो जाए या मौशी तबाही हो जाए, तो वो मुल्क कितना ही बड़ा फौजी ताकत रखता हो, एटमी ताकत रखता हो, मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसकी मिसाल दुनिया में दी जाती है बहुत सी। सिर्फ एक मिसाल यहाँ कोट कर देता हूँ, और वो रूस की है, कि रूस के बाद दुनिया का सुपर पावर था और बेहतरीन उसके पास फौज थी और बेहतरीन एटमी सलाहियत थी, लेकिन क्या हुआ, जो मौशी तौर पर वहाँ मसाइल आए, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हुआ, तो एक मौशी क्राइसिस ने उसको तबाह। तो पाकिस्तान तो आज 3 साल में मौशी क्राइसिस के अपने इख्तिताम पे है। वो तो है, वो FATF पे आप फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब आपके इदारे गिरवी हो चुके हैं, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आपके पास कुछ हो, आपने तो सब चीज़ गिरवी रख दिया है। एक CPEC था वो भी बंद कर दिया है। तो गोया आप मुआशी तौर पर उस जगह पे खड़े 122-20 बिलियन डॉलर, $169-70 सरकारी हो चुका है। सोचे कितना कर्ज बढ़ चुका है। मैं इस मुआशी प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मुआशी तबाही आ चुकी है, और किसी भी मुल्क की मुआशी तबाही यहाँ तक पहुँच जाए तो वो बैंकरप्सी में जाता है, वो मुल्क तबाह होता है, फिर वो बैनुल-अक़वामी ताकतों की ईमा पे, हुक्म पे चलाया जाता है, जैसा कि बहुत सी जगहों पे हो रहा है। और हम शुरू हो चुके हैं, 3 साल में हमारे साथ ये हो रहा है। तो मौशी तबाही एक तरफ, इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस, चले किसी मुल्क में मौशी हालात अगर अच्छे हों और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दिया जाए तो भी वो मुल्क तबाह होता है। और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस में यही रियासती इदारे आते हैं जिनमें अहम तरीन इदारा फौज होता है, जिनमें अहम तरीन इदारा अदलिया होता है, जिनमें अहम तरीन इदारा पार्लियामेंट होता है, जिनमें अहम तरीन इदारा इलेक्शन कमीशन होता है, जिसमें अहम तरीन इदारा नैब होता है। लेकिन ये सारे इदारे आज तबाही के दहाने पे पहुंचे हुए। जुडिशरी को मैं बता चुका हूँ। आपने देखा है कि जी फौज के साथ क्या किया, आपने मुतनाज़ा कर दिया है। वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से इदारों के अंदर इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ये बात बड़े अहम तरीन लोग कह रहे हैं कि इदारों के अंदर इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं सिर्फ अपनी इख्तियारात की बुनियाद पे, कि उनके पास कुछ इख्तियारात ऐसे हैं जिससे वो कुछ ऐसे फैसले कर सकते हैं जिसकी बुनियाद पे वहाँ उन्होंने इख्तलाफात पैदा करना शुरू कर दिया। इदारों को लड़वा रहे हैं, इदारों के अंदर मौजूद लोगों को लड़वा रहे हैं, और इस तरीके से मुल्क को तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं, सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन, सिर्फ अपने मफादात के लिए। कि वो उसके बाद आइए आप इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस में आप इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया है जिसने थोड़ा सा
दम पकड़ा है, वरना चेयरमैन नैब के साथ जो उन्होंने किया है पूरी दुनिया देख रही है, हंस रही है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया, उसने चंद फैसले अकॉर्डिंग टू आइन किए हैं और उसको उसने सुप्रीम कोर्ट को भी उसने जवाब दिया है। तो वजीर आजम को इसकी तारीफ करनी चाहिए, बल्कि इसको जलाने की बात कर रहे हैं, इसको ख़त्म करने की बात करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़रिए के पटिशन अपने चमचों के ज़रिए दाखिल किए जा रहे हैं कि जी दाखिल किया जाए। इस तरीके से जो है वो सूरत हाल पैदा की जा रही है कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी तरीके से हटा दिया जाए। क्या वजूहत है? क्या आज़म स्वाति साहब, मैं जानता हूँ आज़म स्वाति साहब की औकात क्या है, आज़म स्वाति साहब को मैं जानता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहता। आज़म स्वाति साहब वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर बोल सकते हैं, ग़ुलाम सरवर अवान साहब वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर बोल सकते हैं, फवाद चौधरी साहब बोल सकते हैं, ये जितने भी इनके तर्जुमान हैं, मैं तो इनका नाम भी लेना नहीं चाहता हूँ जो दूसरे हैं, क्योंकि तौहीन है इनका नाम लेके। आप आम आदमी का नाम लेते हैं तो तौहीन होती है आम आदमी की, तो मैं उनका नाम, तो ये बग़ैर वज़ीर आज़म की इजाज़त के बोल सकते हैं। तो आज़म स्वाति ने इतनी बड़ी बात कह दी, शेख रशीद साहब ने इतनी बड़ी बात कह दी कि वो पाकिस्तान को भी जला रहे हैं, पार्लियामेंट को भी जला रहे हैं। आज इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इस कदर वज़ीर आज़म क्यों है? क्योंकि वज़ीर आज़म को ये पता है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर मजबूत होते गए और वो किसी दबाव में नहीं आए, क्योंकि मैं अभी एक बात और बताने जा रहा हूँ बहुत ही अहम, तो ये इलेक्शन कमीशन के पास इमरान खान साहब और इनकी पार्टी के अहम लोगों के और इनकी पार्टी के एक बहुत बड़ा केस है। छोड़े आप वाटा साहब का केस, वाटा साहब तो एक आदमी है जो चलाए जा रहे हैं, किसी की बुनियाद पे चलाए जा रहे हैं और वो चल रहे हैं, वरना उनका केस तो क्लियर कट केस है कि जी इनको फौरी तौर पर उनकी जो नाअहली की जाए। मैं बात कर रहा हूँ फॉरेन फंडिंग केस की। अगर यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इस तरह का मिजाज मेरिट पे इलेक्शन कमीशन का हो गया, तो आइंदा आने वाले वक्त स्क्रूटनी कमेटी में तो इन्होंने जिस शख्स के ज़रिए जो है वो जो डीजी लॉ है उसके ज़रिए इन्होंने बड़ा गेम खेला है। डीजी लॉ साहब, आपको फोकस किया गया है, जिस दिन इमरान साहब की हुकूमत जाएगी आपके असासे भी चेक होंगे, आपके आगे पीछे सारे काम भी चेक होंगे, याद रखिएगा। ये मैं आपको बहुत ही इंटरनल एक न्यूज़ दे रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर यही रहा तो इमरान खान को बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ा डर है इलेक्शन कमीशन से कि वो फॉरेन फंडिंग केस का मेरिट पे फैसला कर दे। और मेरिट पे अगर फैसला हुआ तो इमरान खान साहब के ऊपर सिर्फ मेगा करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनेगा, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ जो नेशनल इश्यूज के, नेशनल इंटरेस्ट के और कौमी सलामती का केस है वो भी बनेगा। बहुत बड़े बड़े केसेस बनेंगे अगर ये हो गया। और अब वो हालात आ रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन को और सियासी पार्टियों को इजाज़त मिल रही है कि वो आज़ादी से अपना काम करें। देखिए, मैं पहले के व्लॉग में भी कह चुका हूँ कि आर्मी चीफ का अब ये ख्याल है कि मुल्क बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ जा चुका है और मुल्क के चारों तरफ बहुत बड़े बड़े क्राइसिस हैं। तो आर्मी चीफ ये चाहते हैं कि जनाब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की जगह इस्तेहकाम आए और जो इंस्टीट्यूशन है उसको काम करने दिया जाए और इस सिलसिले में जो जो राइट है वो दिया जाए। और यही से इख्तिलाफ इमरान खान का है, क्योंकि इमरान खान साहब तो मेरिट के ख़िलाफ़ चोरी करके, डाका डाल के अपनी हुकूमत चला रहे थे। चंद लोग उनके साथ अब भी हैं, लेकिन जब आर्मी चीफ का ये बयान आ गया और उन्होंने जिस दिन ये कह दिया इंस्टीट्यूशन की तरफ, जो लग रहा है कि कह चुके हैं, जो कह रहे हैं चंद लोग कि जी आप अपना काम करें, अपना राइट पे काम करें, तो फिर नैब भी अपना रवैया चेंज करेगा। इलेक्शन कमीशन तो पहले ही मेरिट पे कर रहा है, FIA भी करेगा, FBR भी करेगा, तो इमरान खान साहब कहाँ जाएंगे। और एक और बात बता दूं, आर्मी चीफ के इस पॉजिटिव सियासी इस्तेहकाम की बुनियाद पर ये ज़रूरत पेश हो गई, मैं नहीं कह रहा, लोग ये कह रहे हैं कि PMLN और पीपल्स पार्टी की दोबारा इस मुल्क को ज़रूरत हो गई है कि वो आए और इस मुल्क को बचाएं। मियाँ नवाज शरीफ साहब आए, आप देख लें बहुत से तजिया निगार ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अब आना चाहिए, आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो को बढ़ना चाहिए आगे, शहबाज शरीफ को मुल्क को बचाना चाहिए। तो अब मुल्क को बचाने के लिए एक दफ़ा फिर
अहम तरीन जगहों से ये सिग्नल दिए जा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आइए बचाइए, आसिफ जरदारी साहब आइए बचाइए, बड़ी सियासी जमातें जो इस मुल्क की हैं, मौलाना फजल रहमान साहब आइए बचाइए, ये आवाज़ आने लगी है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।